सर दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं आपके समक्ष मुन्ना कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज क्या है, आप अगर वीडियो पर नए हैं तो पूरा वीडियो को देखिएगा। और ये किन के लिए वीडियो हैं? जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और ये जो है पेपर आप देखिएगा। तो मैं आपको पेपर की बात करूँ, ठीक है? तो पेपर की बात करूँगा तो ये जो है पॉलिटी है, पॉलिटी बाय राजेश सर, ठीक है। राजेश मिश्रा सर जो यूपीएससी में अभी खान सर में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। पहले DST में पढ़ाते थे, अब खान सर में पढ़ा रहे हैं। तो उनका मैंने नोट्स बनाया है, ठीक है। तो नोट्स के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा और आपको डेली बाय डेली एक वीडियो आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप जुड़े हैं और इसके साथ साथ आपके MCQ भी मिलेंगे कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, तो आप वीडियो को देखकर सीख सकते हैं, जान सकते हैं। पहला है कि पहले लिखा है कि संविधान क्या है, संविधानवाद क्या है, राज व्यवस्था क्या है, ठीक है। इंडियन पॉलिटी क्या है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान, ठीक है। व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है। तो पहले इससे पहले भाई ये पढ़ाया क्यों जा रहा है, आपकी समझ विकसित होंगे। साथ में आपके ये नोट्स हैं बहुत ही काम आने वाले हैं। और सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो भी पॉलिटी का यह पढ़ रहे हैं उससे पहले 6 से लेके 12 तक, ठीक है, पॉलिटी की किताब पढ़ लें, जिससे आपके अंदर एक समझ बन जाएगी, ठीक है। NCERT का बुक है 6 से लेकर 12 तक। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में NCERT का बुक जो डाला गया है, ठीक है, NCERT का बुक आपके नोट से मिलेंगे जो समझाया गया अच्छे तरीके से। तो आप वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। आप प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ पर NCERT पॉलिटी डाल लीजिए भाई, डालिएगा तो यहाँ से आपके मिल जाएंगे इसी वीडियो में, तो आप देख सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि भाई पॉलिटी पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्या होता है पॉलिटी, क्या है संविधान, इसके बारे में क्या होता है पहले हम समझते हैं, ठीक है। थोड़े से बारे में बात करेंगे। जैसे आप जहाँ पर भी रहते हैं, वहाँ आप कहीं पर भी रहते हैं तो जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर समाज होगा। क्या होगा? समाज। समाज किसे कहते हैं? समाज में कई तरह के लोग मिलेंगे, विद्यालय मिलेगा, विश्वविद्यालय मिलेंगे, दुकानें मिलेंगी, ये सब समाज के अंतर्गत आता है, ठीक है। और समाज के जब अंतर्गत आता है तो समाज में कई तरह के संघर्ष देखे जाते हैं, ठीक है। तो संघर्ष क्या है भाई? अब पॉलिटी की बात हो रही है, आप कहेंगे कि सर इसमें संघर्ष कहाँ से बता रहे हैं। तो संघर्ष की बात हो रही है कि संघर्ष का मतलब होता है, संघर्ष कोई काम जिसमें समस्या आ जाए वह संघर्ष कहलाता है। जैसे मंदिर मस्जिद में क्या है? संघर्ष है। मंदिर में लोग जाने वाले संघर्ष कर रहे हैं। कोई जाकर पैसा दिया, आप मंदिरों में देखते हैं कि कोई पैसा दे देता था तुरंत जाके उसको लाइन मिल जाता है, पहले चल जाता है, या कोई लाइन में खड़ा का खड़ा है। तो यहाँ पे एक समस्या है। या ये भी समस्या है कि माँ बाप कह रहे हैं कि बबुआ शादी कर लो, बेटा का अभी मन नहीं है। तो एक समस्याएँ आ गई कि नहीं आ गई। अब समस्या क्या है? तो समस्या हमने देखा संघर्ष है। संघर्ष कहाँ देखने को मिलते हैं? गांव में भी मिलते हैं, चुनाव में भी मिलते हैं, मंदिर मस्जिद में देखते हैं, और परिवार में भी संघर्ष देखने को मिलते हैं। और सबसे छोटा इकाई परिवार ही माना जाता है, ठीक है। तो संघर्ष यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। आगे जानते हैं। आखिर जब संघर्ष होगा तो संघर्ष के क्या होंगे? उसमें संघर्ष जब कभी मान लीजिए कि संघर्ष हुए, गांव में हम रह रहे हैं, जहाँ पर गांव में जब रह रहे हैं तो वहाँ पर क्या मिलते हैं? संघर्ष देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं? संघर्ष। संघर्ष में भाई, तो संघर्ष में कोई भी काम या समस्या जो है संघर्ष कहलाती है। तो ये हमने देख लिया था। संघर्ष का समाधान क्या है? जब संघर्ष हुआ तो उसका समाधान कैसे करते हैं? तो घर में, परिवार में अगर कोई भी संघर्ष होता है, कोई बात विवाद होता है, तो परिवार मिलकर उसका समाधान कर लेते हैं। लेकिन वही बड़े स्तर पर किया जाए, अगर मान लीजिए ज़मीन के लिए ज़मीनी विवाद है, भाई वो ज़मीन दखलिया लिया है, आपसे छोड़ नहीं रहा है, तो आप कहाँ जाते हैं? पुलिस के पास। किसके पास जाते हैं? पुलिस के। यानी आवश्यकता पड़ती है पुलिस। और पुलिस के पास किसकी आवश्यकता पड़ती है? सरकार की। किसकी आवश्यकता पड़ती है? सरकार की, ठीक है। तो हमारे अंतर पर देखा जाए तो संविधान के लिए हमें पुलिस की ज़रूरत पड़ती है, सेना की ज़रूरत पड़ती है, इसके लिए हमें सरकार की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ तक समझ में आ रही है? किसकी ज़रूरत पड़ती है? सरकार की। अब भाई सरकार क्या है? तो पहले सरकार को जानते हैं कि सरकार है क्या, ठीक है। पहले सरकार को, पहले हमने क्या देखा? हमने यह देखा कि समाज है, जहाँ हम रहते हैं समाज है। जैसे पॉलिटी में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, जैसे अभी मंत्री का विवाद हुआ, मंत्री कैसे चुनाव लड़ते हैं, राज्यपाल ने कैसे ये नीति आयोग का जारी कर दिया। तो ये सारे जो है इनका अधिकार नियम
ये सारा चीज़ जो है पॉलिटी में पढ़ना है, ठीक है। तो हमने देखा कि समाज है, पहले हमने देखा कि समाज क्या है, तो समाज में सभी लोग रहते हैं, गरीब अमीर सभी वर्ग के लोग रहते हैं, ठीक है। समाज में हमने देखा कि संघर्ष है, संघर्ष के लिए हमें पुलिस प्रशासन की ज़रूरत होती है, इसका मतलब सरकार की ज़रूरत पड़ती है, सरकार की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अपना समाधान हम खुद से नहीं निपटाते हैं तो सब क्या करते हैं, सरकार के पास जाते हैं, पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं। अब बात करेंगे कि सरकार जो है, सरकार के 3 अंग होते हैं। भाई सरकार के कितने अंग? 3 अंग। ये क्या करता है इसको समझते हैं। सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। अगर आप हमारी वीडियो पर हैं तो आप एक बार जो है इस वीडियो को पेपर और पेन के साथ लिखें, साथ में समझने का प्रयास करें, तभी आपको समझ में आएगा। हमको इसमें सिंपल आपको बताने का प्रयास करूँगा कि आपके अंदर एक समझ बन जाए, अच्छी तरीके से आप कर लें, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? आगे आते हैं, अगला पेज को देखते हैं, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं और इसको स्क्रॉल करके देख लेते हैं, ठीक है। अब हमने देखा कि भाई सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। एक का नाम है विधायिका, एक का नाम है कार्यपालिका, तीसरा का नाम है न्यायपालिका। पहला का नाम है विधायिका, दूसरा का नाम है कार्यपालिका और तीसरा का नाम है न्यायपालिका, ठीक है। इसका कार्य क्या है? अब सरकार के 3 होंगे, तीनों अंग के कार्य क्या हैं, इनसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। पीटी के लिए भी और मेंस के लिए भी, दोनों पर हम चर्चा करेंगे। मेंस के लिए आंसर राइटिंग भी करेंगे जो हम आपको बताने वाले हैं। पूरा वीडियो को आप देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, आपको पूरा समझ में आएगा, मेरे विश्वास है कि आपको पूरा समझ में आएगा। लिखा है कि विधायिका जो है ये विधि द्वारा निर्माण किया गया कानून होता है, यह विधायिका कहलाता है। और विधायिका में 2 तरह के आते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। यानी कहने का मतलब यह है कि जो विधायिका होता है वह राज्यसभा और लोकसभा मिलकर किसी नियम को बनाते हैं। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है? कैसा नियम भैया? अब नियम बन गया कि भैया आपको हेलमेट लगाकर चलना अनिवार्य है। आप जब भी रोड पर चलिए तो हेलमेट लगा कर ही चलिए। यह नियम किसने बनाया? ये बनाया विधायिका ने। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? क्या जो नियम बनाता है क्या वही पालन करता है, वही कार्य को करता है? जी नहीं। जो नियम बनाया क्या वही आपसे कार्य को करवाता है? नहीं। उसके लिए ज़रूरत पड़ती है कार्यपालिका की। अब कार्यपालिका क्या है कि जो नियम बना, जो विधायिका ने नियम बनाया, यह विधायिका जो है नियम बनाती है, उसको क्रियान्वित करने का कार्य किसका होता है? तो ये होता है कार्यपालिका। बात समझ में आ रही है? कार्यपालिका क्या है? तो क्रियान्वित करेगा। क्या करेगा? क्रियान्वित। यह नियम बनाया कि मोटरसाइकिल पर जो बिना हेलमेट कर चलेगा उस पर क्या करना है भैया कि उनसे फाइन लेना है, ठीक है। यह नियम बना दिया यह विधायिका। जब इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों होते हैं, ठीक है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलकर इसका बनाते हैं। और क्रियान्वित का मतलब है कि जो नियम बना वह लागू कौन करवाता है? तो पुलिस अधिकारी कराते हैं। जैसे डीएम हो गए, सीएम हो गए, पीएम हो गए, यह कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। ये भी याद रखेंगे, ठीक है। कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। अब जो डीएम हो गया, पीएम हो गया, पुलिस अधिकारी, आप जब रोड पर चलते हैं तो हेलमेट से पकड़ लेता है कि भैया ये हेलमेट से आप जाते हैं तो कहता है आइए आप काहे नहीं हेलमेट लगाए हैं? तो क्रियान्वित किसने किया? तो कार्यपालिका ने किया और आप पर चालान काटता है। और चालान काटने के बाद अगर वाद विवाद हो जाता है, झगड़ा मैटर आता है, तो उसको सुलझाने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है? न्यायपालिका के पास। किसके पास जाना पड़ता है? न्यायपालिका के पास जाना पड़ता है। तो इस तरीके से विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका कार्य करती है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? अभी थोड़ा सा हम बताते हैं, ठीक है। विधायिका का हमने देखा कि यह नियम बनाती है, ठीक है। और इस नियम का जो उल्लंघन करता है, कहने का मतलब जो विधायिका ने नियम बनाया है उसका जो उल्लंघन करता है तो उसे सजा दी जाती है। लेकिन कार्यपालिका अपना नीति बनाता है। क्या बनाता है? नीति बनाता है। और नीति का मतलब होता है जैसे मोटर वाहन अधिनियम, यह इसका नीति बनाया कि मोटर वाहन अधिनियम है कि भाई अधिनियम जो बनाता है वो सो नीति बोला जाता है। तो नीति जो लागू करता है वह करता है, याद रखेंगे, कार्यपालिका। कानून कौन लागू करता है? तो कानून लागू करता है विधायिका। और नीति कौन लागू करता है? यह करता है कार्यपालिका, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है?
यहाँ तक कोई समस्या है? अब नहीं समझ में आ रही है, थोड़ा सा हम फिर से समझाते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि जो विधायिका है, विधायिका यह कानून बनाती है, इसका कोई उल्लंघन करता है तो उसे सज़ा दी जाएगी। लेकिन जो नीति है, अगर नीति का कोई उल्लंघन करता है तो उन्हें सज़ा नहीं दी जाती है। जैसे नीति आया मोटर वाहन अधिनियम कि आप मोटर लीजिए, तो आपको ज़रूरत है तो आप लीजिए, नहीं ज़रूरत है तो नहीं लीजिए। आपको सज़ा देने वाला कौन है? कोई देने वाला है? कोई देने वाला है? नहीं देने वाला। भाई नहीं देने वाला है, उसका मर्जी, उसका ले या चाहे नहीं ले। तो ये नियम जो है, नीति जो है लागू करता है वह कार्यपालिका करता है, और विधायिका जो है कानून को लागू करता है। इन बात को ध्यान करेंगे। लेकिन जो कानून का उल्लंघन करेगा वह कोई भी व्यक्ति हो, वह प्रधानमंत्री, वह कौन हो भैया, वह राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर नियम का उल्लंघन करता है तो संविधान उसे सज़ा देती ही देती है। अब बात करते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका दो तरह के इसमें सदस्य होते हैं, एक अस्थाई सदस्य होते हैं, एक अस्थाई होते हैं। अस्थाई का मतलब क्या है सर? अस्थाई का मतलब होता है कि वैसे लोग जो अस्थाई होते हैं 60 वर्ष तक रहते हैं, ठीक है। और अस्थाई का मतलब होते हैं वैसे लोग में, जैसे आ गए डीएम हो गए, डीएम जो हो गया ये अस्थाई सदस्य है। कौन सा सदस्य? अस्थाई सदस्य हो गया, एसपी हो गया, पुलिस अधिकारी हो गए, ये कार्यपालिका के ही अंग है, लेकिन यह अस्थाई सदस्य हैं, इनके 60 वर्ष के बाद ही छोड़ेंगे। लेकिन अस्थाई सदस्य में आ गए जैसे पीएम हो गए, जैसे सीएम हो गए, इनका जो है यह कार्यपालिका के ही अंग है, लेकिन यह अस्थाई नहीं है, क्योंकि हर 5 साल पर चेंज होते रहते हैं, इनकी सरकार बदलती रहती है। तो दो तरीके के कार्यपालिका के लोग देखे जाते हैं, ठीक है। अब जो भी कोई उल्लंघन करता है, मान लीजिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री में विवाद हो गया, तो उसका विवाद का निवारण कौन करेगा? तो वह करेगा न्यायपालिका। कौन करेगा? न्यायपालिका। न्यायपालिका में आपके उच्च न्यायालय आते हैं, ठीक है, जज पद न्यायालय आते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आप लोग जानते हैं। वैसे न्यायालय में इसकी क्या हो जाती है? विवादों का सुलझाया जाता है। जो भी विवाद होगा उसको सुलझाता है कौन? न्यायपालिका। यहाँ तक बातें समझ में आई है? कोई दिक्कत है, कोई समस्या तो आप जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक अब बातें आपको समझ में आ गई होगी। हमने देखा है वही बतिया हमने यहाँ पर लिखा है कि भैया ये जो है कार्यपालिका जो होते हैं अस्थाई होती हैं और अस्थाई में आते हैं राष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्रिमंडल, ये होते हैं अस्थाई। इनका 5 साल का कार्यकाल होता है। जबकि अस्थाई में जो होते हैं आपके डीएम हो गए, एसपी हो गए, ये सब अस्थाई सदस्य होते हैं। किसके? कार्यपालिका के। आगे बात करते हैं। अब भाई कार्यपालिका क्या नियम कानून रहेंगे तो उसी को कार्यपालिका कहेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, ठीक है। अगर विश्व स्तर पर देखा जाए, विश्व स्तर पर, तो जैसे हमारे भारत में संविधान है। क्या है भैया? संविधान है। संविधान का अगर व्यक्ति कोई संविधान का उल्लंघन करता है हमारे भारत में, तो उसे क्या दी जाती है? सज़ा दी जाती है। लेकिन क्या सभी जगह ऐसा होता है? सभी देश में ऐसा होते हैं? सभी जगह में नहीं। सभी जगह की बात करें विश्व में, सभी जगह जैसे आपके म्यांमार हैं, म्यांमार में भी संविधान है, लेकिन वहाँ पर राजा का, कहने का मतलब प्रजा का कोई शासन नहीं है। वहाँ पर शासन किसका है? सेना का शासन। किसका शासन है? सेना का। तो वो आपके जो है सेना का शक्ति है, तो वहाँ पर जो है आदमी का जो जीवन है वह बेकार है। कैसा है भाई? बेकार है। क्योंकि वहाँ पर जो शासन करेगा, जो सेना कहेगा वही कार्य होगा, दूसरा कार्य होने वाला नहीं है। वहाँ पर सेना में भी है, सेना जिसको चाहेगा तो विधायिका बनाएगा, जिसको चाहेगा कार्यपालिका बनाएगा, जिसको चाहेगा न्यायपालिका कराएगा। यानी सारा शक्ति किसके पास है? सेना के पास है, म्यांमार के पास। तो यहाँ पर सेना प्रधान है, ना कि यहाँ पर संविधान प्रधान है, ना कि यहाँ पर कागजी प्रधान है। लेकिन भारत में क्या है? ना यहाँ पर सेना प्रधान है, ना यहाँ पर मुख्यमंत्री प्रधान है, ना आपके राष्ट्रपति प्रधान है। यहाँ पर प्रधान है तो कौन है? आपका संविधान। और संविधान का जो बेहतरीन तरीके से उल्लंघन नहीं करता है, अच्छे तरीके से कार्य करता है, ठीक है, जो उल्लंघन करता है उसे सज़ा मिलती है, और जो अच्छे तरीके से कार्य करता है तो आगे बढ़ता रहता है। लेकिन उसी तरीके से ईरान की बात करें तो यहाँ पर धार्मिक नेताओं का शासन है। तो यहाँ पर ये जो है कहेंगे यहाँ पर स्वतंत्रता का जीवन नहीं है, यहाँ पर स्वतंत्रता का जीवन नहीं है। इन विषय को हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है।
इन विषय को ध्यान में हम लोग रखेंगे। जैसे विषय पर धार्मिक जीवन के वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया। ईरान ने कहा कि भैया आपको वस्त्र यहाँ पर पहनना आपका नियम है कि आपको वस्त्र पहनना ही पड़ेगा पीला रंग का। तो ये आपके पर ये स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, लेकिन हमारे संविधान में ये सारी बातें लिखी गई। ठीक है। सरकार ऐसी हो जो संविधान के नियंत्रण में हो, ये नहीं है कि सरकार ऐसा होना चाहिए जो सरकार के नियंत्रण में हो, ना कि आपके दूसरे के नियंत्रण में हो, ना कि सेना के नियंत्रण में हो, ना कि धार्मिक नेताओं के नियंत्रण में है। वैसे सरकार को नियंत्रण नहीं कहा जाता है। और जैसे ईरान में जो है निरंकुश शासक हो गए, यहाँ पर शासन की व्यवस्था है, ना कि आपके संविधान की व्यवस्था है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं। नोट में लिखा है कि यदि संविधान नहीं होगा तो हमारा आज़ादी जो है आज़ादी जाएगी और सरकार मतलबी हो जाएगी। कहने का मतलब है ये है कि अगर हमारे भारत में अगर संविधान नहीं होता तो हम जो जी रहे हैं वो हमारी आज़ादी तो जाएगी, ठीक है, और सरकार क्या हो जाएगी, मतलबी हो जाएगी। सरकार अपने मतलब से महत्व रखेगी, दूसरे से महत्व नहीं रखेगी। तो संविधान होने से फ़ायदा क्या है कि भैया संविधान है तो सरकार जो है वह क्या कर रहेगी, अपने मतलबी के हो जाएगी। संविधान का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। लेकिन जब यहाँ पर सबसे बड़ा भारत में क्या है, संविधान को महत्व देना। आगे बात करेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे, आगे हम देखते हैं। तो आगे हम देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है, इसको भी हम देख लेते हैं। इसको कहते हैं सरकार। सरकार के लिए क्या होना चाहिए, संविधान होनी चाहिए। जब सरकार पर अंकुश लगाने के लिए क्या है, हमारे पास संविधान है। संविधान में स्वच्छ क्या है, विधि है। और स्वच्छ विधि का मतलब होता है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और तीनों जो हैं ये क्या है, संविधान के पहिए कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, पहिए। और सरकार के ये तीनों क्या है, पहिए कह सकते हैं। और इनके बारे में इसमें लिखा गया कि सरकार है क्या, सरकार के कार्य क्या क्या हैं, क्या क्या सरकार कर सकती है। तो ये किस में लिखा गया है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जो संविधान बना है उसमें लिखा गया है कि सरकार के कार्य क्या हैं, सरकार कैसे चलेगी। ये सारी बातें संविधान में लिखी गई है। और अनुच्छेद 1 से लेकर 95 तक का वर्णन इसमें दिया गया है, अनुच्छेदों में संविधान में बताया गया है। ठीक है। जबकि 14वें अनुच्छेद में जैसे लिखा है कि 14 अनुच्छेद जो के अंतर्गत संविधान के अंतर्गत आता है, जिसमें अगर मान लो क्वेश्चन पूछेगा कि अनुच्छेद बड़ा है कि मोटर वाहन अधिनियम बड़ा है, तो आपका कभी भी जो बड़ा होगा वह अनुच्छेद बड़ा होगा। मैंने अभी पहले ही बताया था कि सबसे बड़ा होता है विधि, यानी कानून बड़ा होता है, अधिनियम बड़ा नहीं होता है। एक तरफ से एक कानून और एक तरफ से हजारों अधिनियम, लेकिन सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, अनुच्छेद बड़ा हो जाएगा। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। नोट में अधिनियम, विधि, ठीक है, अधिनियम के विधि, इसमें क्या है लिखा है कि अनुच्छेद 1 में बताया गया कि भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है। अनुच्छेद 1 में लिखा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा और इसका उल्लेख जो है इसके लिए क्या बनाई गई हैं, अनुसूचियाँ बनाई गई हैं। अभी हम बात करें कि संविधान में जो है संविधान में बात करेंगे कि संविधान में जो है अनुसूचियाँ जो है 12 हैं। मूल रूप से पहले संविधान में अनुसूचियाँ आपकी 8 होती थी, लेकिन अब कितनी हो गई है, 12 हो गई है। ठीक है। संविधान का मतलब क्या होता है उसको समझते हैं। संविधान का मतलब क्या होता है कि जहाँ स्वच्छ विधि हो, क्या हो, स्वच्छ विधि का मतलब होता है तीनों अंगों की शक्ति हो। जैसे न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, तीनों की शक्ति का अंग हो, वह क्या कहलाता है, संविधान कहलाता है। सरकार की शक्तियों को सीमित कर दे, वह क्या कहलाता है, संविधान कहलाता है। संविधान का मतलब क्या है कि जो सरकार की जो शक्तियां हैं, जो पावर हैं, उसको क्या कर दें, सीमित कर दें। संविधान का मतलब क्या है कि नागरिकों की स्वतंत्रता का अधिकार देना, यानी जो नागरिक हैं उनकी स्वतंत्रता का अधिकार देना, यह संविधान, ये किसका मतलब है, संविधान का मतलब। यहाँ पर लिखा है कि संविधान क्या है, तो संविधान स्वच्छ न्यायालय की विधि है जो सरकार पर लगान
लगाती है। सरकार के जो जो पावर हैं उन पर क्या करती है, लगान लगाती है, तथा सरकार के शक्तियों को सीमित करती है, तथा सरकार के 3 अंग की शक्तियाँ का उल्लेख इसमें किया गया है। 3 शक्तियों का उल्लेख संविधान में किया गया है, जिसमें हम लोग और तथा नागरिकों की स्वतंत्रता की बात कही गई है। अब भाई तो ये तो आपके बॉडी हो गए। आत्मा क्या है, तो जो संविधान की आत्मा है उसे प्रस्तावना को कहा जाता है, मूल अधिकारों को कहा जाता है, नीति निर्देशक तत्वों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संविधान का आत्मा। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो ये आपकी रही ये पहला वीडियो। तो आप पहले वीडियो में आपने क्या क्या सीखा तो उसको हम थोड़ा सा इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, इक्वल करते हैं। तो हमने पहले देखा कि भाई इक्वल में देखा कि संविधान क्या है, तो संविधान आज समझ में आ गया। कल हम पढ़ेंगे कि संविधानवाद क्या है। ठीक है, संविधान क्या है, तो संविधान में हमने देखा कि समाज है, समाज में क्या है, संघर्ष है, और संघर्ष के लिए जो संघर्ष होते हैं उसको समाधान करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। और सरकार के कितने अंग है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। 3 अंग हैं। विधायिका जो होती है क्या करती है, विधायिका जो है क्या करती है, वह क्या करती है, नियम बनाती हैं और नियम को लागू करता है कार्यपालिका। अगर कोई दिक्कत होती है, समस्या आती है, तो उनका विवादों का निवारण कौन करता है, न्यायपालिका। इसके बाद हमने देखा कि न्याय जो विधि जो कानून होता है वह नियम से क्या होता है, कभी भी बड़ा रहता है। अगर कोई विधि का उल्लंघन करता है तो उसे सज़ा होती है, जबकि कोई नीति का उल्लंघन करता है तो उसे सज़ा नहीं होती है। कार्यपालिका के 2 अंग होते हैं, एक अस्थायी होते हैं, एक अस्थायी होते हैं। एक अस्थायी, एक अस्थायी। अस्थायी में जो आते हैं वो डीएम एसपी आते हैं, जबकि अस्थायी में राष्ट्रपति, राज्यपाल और प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद आते हैं। ये हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि सरकार जो होती है, उसके बाद सरकार जो होती है, सरकार जो जिसके पास जो स्वतंत्रता का अधिकार होता है, जैसे म्यांमार में जो है और ईरान में, वहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। संविधान तो है लेकिन वहाँ पर संविधान का शासन नहीं है, बल्कि वहाँ पर व्यक्ति प्रधान है। कौन प्रधान है, व्यक्ति प्रधान है, यानी सेना की प्रधानता है और धार्मिक की प्रधानता है। सरकार को नियंत्रण कौन करता है, तो संविधान करता है। इन बातों को भी ध्यान में रखा। हमने देखा कि सरकार के पहिए किसे कहा जाता है, तो वह कहा जाता है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को कहा जाता है। उसके बाद हमने देखा कि संविधान का मतलब क्या होता है, कि संविधान का मतलब होता है कि संविधान के स्वच्छ विधि हो, अच्छा विधि हो, जो सरकार पर बढ़ती हुई सरकार को क्या कर सके, लगान लगा सके, घोड़ा खींच सके। यानी लगान अगर सरकार पर नहीं लगेगी तो सरकार बेकाबू हो जाएगी, अपने मन का कार्य करेगी। तो उसके लिए क्या बनाया गया, संविधान बनाया गया है। और उसके लिए 3 भी अंग होते हैं, जिसे हमने बात किया कि कोई नियम बनाया तो उसका लागू नहीं करेगा तो कार्यपालिका उसे दंड देगी, और कार्यपालिका उसे क्या करेगी, नियम को करवाएगी। अगर दंड देने का कार्य जो है वह न्यायपालिका के है। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा मेरे दोस्त, आप एक बार ज़रूर कमेंट करें और बताएं। आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, लिखा है संविधानवाद क्या है। ठीक है, संविधानवाद को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है।